रात के 11 बजे थे। लालपुर के सबसे ऊंचे कॉरपोरेट टावर में हर मंजिल पर अंधेरा पसरा हुआ था। पूरा टावर दिन में हजारों लोगों से भरा होता था, लेकिन रात को सब खाली हो जाता था। सिर्फ एक आदमी वहां रहता था, शंकर, नाइट शिफ्ट वाला गार्ड। शंकर पिछले 3 साल से यही नौकरी कर रहा था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन 1 साल पहले कुछ अजीब होने लगा। लिफ्ट नंबर 6, जो टावर के बीच वाले कोने में थी, वो लिफ्ट सिर्फ रात 11 बजे से 1 बजे के बीच चलती थी। दिन में बटन दबाओ तो भी नहीं चलती, लेकिन रात को बटन दबाओ या ना दबाओ, अपने आप खुल जाती थी। शुरू में लोगों ने सोचा कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, लेकिन फिर अचानक 4 लोग गायब हो गए। पहला आदमी, आकाश, एक जॉब इंटरव्यू से निकल रहा था। उसने रात को 11:15 पर लिफ्ट ली, फिर कभी नीचे नहीं आया। दूसरा रुचि, ऑफिस में लेट काम कर रही थी। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें वो कह रही थी, मैं लिफ्ट नंबर 6 से आ रही हूं। फिर सन्नाटा। तीसरा, रवि, एक डिलीवरी बॉय था। उसने ऊपर से सामान डिलीवर किया, लिफ्ट में चढ़ा, गायब। और चौथी, पूजा, जो एक सीनियर एचआर थी। उसे आखिरी बार सीसीटीवी में लिफ्ट नंबर 6 के अंदर जाते हुए देखा गया। उसके बाद दरवाजे बंद हुए और फिर कुछ नहीं। शंकर ने ये सब देखा और हर रात वो लिफ्ट से दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन कुछ रातों से वो अजीब फुसफुसाहटें सुनने लगा था। जो पछताते हैं वही सवारी कर सकते हैं। उसने सोचा, शायद दिमाग चल रहा है, लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थी और सिर्फ तब सुनाई देती थी जब घड़ी 11 बजने को होती थी। उस रात जब घड़ी में 10:59 हुए तो शंकर को लिफ्ट के पास से किसी के चलने की आवाज आई, मगर सीसीटीवी में कोई नहीं दिखा। फिर उसने देखा, लिफ्ट नंबर 6 का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, मगर जैसे कोई भीतर से उसे देख रहा हो। शंकर ने डर के मारे अपनी कुर्सी छोड़ दी और सीधा में गेट के पास आ गया। तभी एक और गार्ड, रमेश, जो नई भर्ती था, आया और बोला, सर, मैं लिफ्ट से ऊपर जाकर एक बार देख लूं? शंकर ने बिना पलटे जवाब दिया, नहीं, उस लिफ्ट में मत जाना। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे सर, भूत प्रेत पर यकीन करते हो? मैं तो बस ऊपर जाकर देखता हूं, क्या सच में कुछ है? शंकर चिल्लाया, रमेश, मना किया ना। लेकिन तब तक रमेश लिफ्ट के सामने खड़ा हो चुका था। उसने जैसे ही पांव अंदर रखा, तभी लाइट झपकने लगी और लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, बिना किसी बटन के दबाए। शंकर दौड़कर पहुंचा, लेकिन तब तक लिफ्ट नंबर 6 ऊपर जा चुकी थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीत गए, लिफ्ट वापस नहीं आई। और तभी शंकर को अपने कान के पास वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, एक और पछताने वाला आ गया है। शंकर के हाथ से टॉर्च गिर गई। अब वो जान चुका था, ये खेल अब उसके दरवाजे तक आ चुका है। लालपुर के कॉरपोरेट टावर में अगली रात फिर वही हुआ। ठीक 11 बजे लिफ्ट नंबर 6 अपने आप चालू हो गई। बिना किसी के बुलाए उसके दरवाजे खुले और फिर कुछ सेकंड बाद बंद हो गए। लेकिन इस बार शंकर तैयार था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, रमेश कहाँ गया? रात भर इंतजार किया, लेकिन ना तो रमेश लौटा और ना ही लिफ्ट नीचे आई। सुबह होते ही शंकर ने मैनेजमेंट को रिपोर्ट दी, लेकिन जैसा हमेशा होता है, सबने उसकी बात को मजाक समझा। कहा, शायद रमेश ड्यूटी छोड़कर चला गया होगा। शंकर ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया। उसमें रमेश को साफ देखा जा सकता था। वो लिफ्ट के अंदर गया और फिर
बस गायब। मैनेजमेंट ने बहाना बनाया, कैमरा शायद हटा होगा, वीडियो करप्ट होगी। शंकर समझ गया कि कोई उसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठा। अगली रात को उसने एक पुराना मोबाइल लिया, उसमें रिकॉर्डिंग ऑन की और सीधा लिफ्ट नंबर 6 के सामने बैठ गया। घड़ी में जब 10:59 हुआ तो आसपास की लाइटें हल्की हल्की डिम होने लगी, जैसे किसी ने बिजली का वोल्टेज कम कर दिया हो। और फिर वही फुसफुसाहट, जो पछताते हैं वही सवारी कर सकते हैं। शंकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पसीने छूट गए, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। 11 बजते ही लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुले। अंदर फिर वही अंधेरा था, मगर इस बार कुछ और था। लिफ्ट के अंदर से बहुत हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई नीली सी चमक, और एक परछाई, एक इंसानी परछाई जो बस खड़ी थी, बिना हिले। शंकर ने देखा, वो परछाई बिल्कुल रमेश जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। मोबाइल का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और शंकर ने फोन को सामने रखा ताकि बाद में सबूत दिखा सके। तभी परछाई ने हल्के से हाथ हिलाया, जैसे बुला रही हो। शंकर का गला सूख गया। उसने बिना सोचे कैमरा लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जम चुके थे। तभी एक जोर की सरसराहट हुई और लिफ्ट के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। शंकर पीछे हटा, फोन अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। 1 मिनट बाद दरवाजे फिर से खुले, लेकिन अब लिफ्ट पूरी खाली थी। नीली रोशनी गायब थी, परछाई नहीं थी। बस एक आवाज आई, बिल्कुल धीरे से, जैसे कोई कान में बोल रहा हो, तुम भी पछताते हो ना शंकर? शंकर ने चौंक कर चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। वो फोन लेकर सीधा अपनी छोटी चौकी में भागा और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात वो उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनता रहा, लेकिन जब सुबह फोन को लैपटॉप से जोड़ा तो देखा, रिकॉर्डिंग फाइल खाली थी। वीडियो का नाम तो था, लेकिन उसमें कोई फुटेज नहीं थी। ना आवाज, ना परछाई, कुछ नहीं। शंकर को अब समझ में आने लगा था कि ये कोई आम लिफ्ट नहीं है, ये कोई मशीन नहीं, ये कुछ और है। कुछ जो इंसानों के पछतावे से जुड़ा है, कुछ जो उनके डर से खेलता है, कुछ जो उन्हें बुलाता है और फिर छीन लेता है। अगले दिन शंकर ने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसे उस रहस्य को जानना ही होगा। और उसका पहला कदम था उन 4 लोगों की फैमिली से मिलना जो गायब हुए थे। उसे पता करना था, क्या उन चारों ने कभी किसी से कोई पछतावे की बात कही थी? क्या उन सब में कुछ कॉमन था? उसने सबसे पहले जाने की कोशिश की पूजा के घर। वो एचआर थी और उसके पति अनिल अब अकेले रहते थे। शंकर जैसे ही उनके दरवाजे पर पहुंचा, अनिल ने पहले तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब शंकर ने लिफ्ट नंबर 6 का नाम लिया तो अनिल का चेहरा सफेद पड़ गया। अनिल बोला, तुम भी जान गए? वो लिफ्ट पूजा को खींच ले गई, लेकिन शायद उसी ने बुलाया भी था। शंकर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? अनिल ने गहरी सांस ली और बोला, पूजा कुछ महीनों से परेशान थी। उसने मुझसे एक बार कहा था, काश मैंने वो गलती ना की होती। जब मैंने पूछा कि कौन सी गलती, तो उसने कहा, वो एक सीक्रेट है जो मैं कब्र तक ले जाऊंगी। अब वो सच में कब्र में है, बस लाश नहीं मिली। शंकर अब और भी डर गया, लेकिन साथ ही अब उसके पास एक सुराग था। जो लोग पछताते थे वही गायब हुए, लेकिन सवाल ये था, अगला कौन होगा? और क्या शंकर खुद भी कोई पछतावा लेकर जी रहा है? तीसरी रात शंकर को नींद नहीं आई। मन में बार बार वही सवाल घूमता रहा, अगर पछतावा ही वजह है
तो क्या वो खुद भी किसी लायक है उस लिफ्ट के अंदर जाने के? क्या कोई ऐसा राज है जो उसने भी दबा रखा है? सुबह होते ही वो दूसरे गायब हुए व्यक्ति अमित भटनागर के बारे में जानकारी लेने निकला। अमित फाइनेंस डिपार्टमेंट में था और उसके परिवार में सिर्फ उसकी बूढ़ी मां बची थी। शंकर जब उनके घर पहुंचा तो छोटा सा कमरा देखा जिसके बाहर तुलसी का पौधा रखा था और दरवाजे पर पुराना सा नामपट, सरला भटनागर। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन? मैं शंकर हूं, आपकी बिल्डिंग का नाइट गार्ड। अमित के बारे में बात करनी है। दरवाजा खुला और एक दुबली पतली बुजुर्ग औरत सामने आई। आंखों में थकावट पर चेहरा भावहीन। अब क्या जानना चाहते हो? उन्होंने सूखे स्वर में पूछा। शंकर ने धीरे से कहा, क्या अमित जी कभी किसी बात का पछतावा करते थे? कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपसे कही हो? सरला देवी कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर एक पुराना अलमारी खोला और एक डायरी निकाली। ये उसकी डायरी है, जाने से 2 दिन पहले मुझे दी थी। बोला था कि इसे कभी किसी को ना दिखाऊं, लेकिन अब शायद दिखाना जरूरी है। शंकर ने धीरे धीरे डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में रोजमर्रा की बातें थी, पर फिर एक एंट्री ने उसे चौंका दिया। 23 जून, मैंने आज फिर देखा उसे, वही लड़की जिसकी मैंने जिंदगी बर्बाद की थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ नफरत थी, और मेरे अंदर सिर्फ डर है और पछतावा। शंकर ने तुरंत पूछा, ये किसकी बात कर रहे थे? सरला देवी ने कहा, कभी नहीं बताया, बस इतना कहा था कि अगर वो लड़की वापस आए तो मुझे माफ कर दे। अब शंकर के दिमाग में एक पैटर्न बनने लगा था। पूजा, अमित दोनों किसी पुराने अपराध या गलती से परेशान थे। दोनों पछता रहे थे और दोनों लिफ्ट नंबर 6 में हमेशा के लिए खो गए। लेकिन सवाल अब बड़ा होता जा रहा था। क्या लिफ्ट वाकई उन पछतावों को खींच रही है? क्या वो किसी तरह का जिंदा प्रायश्चित है? क्या वो लिफ्ट लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने का जरिया है? शंकर अब डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। उसने तय किया कि अब वो खुद उस लिफ्ट के अंदर जाएगा, लेकिन खाली नहीं, पूरी तैयारी के साथ। उसने रात के लिए कैमरा, टॉर्च, एक छोटा सा माइक और एक लोहे की छड़ तैयार रखी। रात के ठीक 10:58 पर वो बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचा, जहां लिफ्ट नंबर 6 थी। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। हर बार की तरह लाइटें धीरे धीरे डिम होने लगी, और फिर आई वही फुसफुसाहट। जो पछताते हैं वही सवारी कर सकते हैं। 11 बजते ही दरवाजे खुले। इस बार शंकर ने बिना हिचकिचाहट अंदर कदम रखा। अंदर का अंधेरा बहुत गहरा था, पर उसकी टॉर्च से थोड़ी रोशनी फैली। अंदर घुसते ही दरवाजे बंद हो गए। शंकर की सांसें तेज चलने लगी। लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही थी, ना ही नीचे, बस रुकी हुई थी। लेकिन चारों तरफ से अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे रो रहा हो। और फिर कुछ सुनाई दिया, तू भी तो भागा था, याद है ना? शंकर चौंक गया। ये आवाज उसके दिमाग के किसी कोने से निकली थी, वही आवाज जिससे वो सालों से बचता आया था। उसकी आंखों के सामने एक पुराना चेहरा तैर गया, सीमा का चेहरा। वही लड़की जिससे वो कॉलेज में प्यार करता था और जिसे उसने उस दिन अकेला छोड़ दिया था, जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। सीमा ने उससे कहा था, अगर तू आज नहीं आया तो मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। लेकिन शंकर नहीं गया, डर गया था। समाज, नाम, परिवार, सबके डर से पीछे हट गया। कुछ दिन बाद खबर आई थी,
सीमा ने खुदकुशी कर ली। लिफ्ट के अंदर अब वही चेहरा सामने था, धुंध में बना चेहरा, आंसू भरी आंखें और होंठ जो बस एक ही बात कह रहे थे, तू क्यों नहीं आया शंकर? शंकर जमीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, माफ कर दे, माफ कर दे। अचानक लिफ्ट एक झटके से नीचे गिरने लगी, बहुत तेज। शंकर जोर से चीखा, माफ कर दे। और तभी लिफ्ट रुक गई, दरवाजे खुले। शंकर फर्श पर पड़ा था। बेसमेंट में लिफ्ट वही खड़ी थी। उसने देखा उसकी घड़ी में 1:01 हो चुका था, यानी लिफ्ट के काम करने का समय खत्म हो गया था। शंकर उठकर बाहर निकला, डर से कांपते हुए, आंखों में पानी, लेकिन दिल में कुछ हल्का सा। वो बच गया था। लेकिन जैसे ही वो चौकी में वापस पहुंचा, एक पैकेट मिला। उसके ऊपर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अगला तुम हो। उसके हाथ कांपने लगे। क्या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? शंकर देर रात तक जागता रहा। पैकेट में सिर्फ वो 2 शब्द थे, अगला तुम हो। कोई और निशानी नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक ठंडा सा डर जो उसके शरीर में उतर चुका था। सुबह होते ही उसने सीसीटीवी फुटेज देखने की सोची। ऑफिस की सिक्योरिटी रूम में जाकर उसने बेसमेंट के कैमरे खंगालने शुरू किए। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम फ्रेम खोलकर वो स्क्रीन के सामने बैठ गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, फिर 11 बजते ही लाइटें टिमटिमाने लगी और कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गई। फिर एक धुंधली छाया लिफ्ट की तरफ जाती दिखाई दी। शंकर जूम करके देखने लगा। छाया धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले रही थी। एक लंबा इंसान, पर चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लिफ्ट के पास गया, दरवाजा अपने आप खुला और वो अंदर चला गया। पर यह अजीब बात थी, उस वक्त तो सिर्फ शंकर ही अंदर गया था। फिर ये दूसरा कौन था? शंकर घबरा गया। क्या उसके अलावा भी कोई और उस लिफ्ट में था? क्या वो साया अब उसका पीछा कर रहा है? उसी रात उसने अपने पुराने दोस्त और लोकल रिपोर्टर विकास को सब बताया। विकास पहले तो हंसा, फिर जब शंकर ने डायरी, सीसीटीवी फुटेज और अगला तुम हो वाला पैकेट दिखाया तो उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। विकास ने कहा, भाई ये कुछ और ही है। शायद कोई आत्मा, कोई ऐसा इंसान जो मरा नहीं, फंस गया है उस लिफ्ट में। शंकर बोला, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? किसे चाहिए ये पछतावा करने वाले लोग? विकास ने जवाब दिया, शायद वो किसी के गुनाह से मरा हो और अब अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहा हो जो अपने गुनाह छुपा कर जी रहे हैं। फिर विकास ने एक खतरनाक सुझाव दिया, अगर तुझे सच्चाई जाननी है तो एक बार फिर जाना पड़ेगा उस लिफ्ट में, लेकिन इस बार मैं भी साथ चलूंगा। शंकर पहले तो डरा, लेकिन फिर हाँ कर दी। रात 10:45 पर दोनों बेसमेंट में पहुंचे। कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर सब साथ लिया। विकास ने अपने गले में हनुमान चालीसा लटकाई और हल्के मजाक में कहा, मरेंगे तो साथ मरेंगे। 11 बजा और लिफ्ट का दरवाजा फिर खुद ब खुद खुल गया। दोनों अंदर घुसे। अंदर घुप अंधेरा था। लिफ्ट हिली, पर ऊपर या नीचे नहीं जा रही थी। एक ठंडी हवा महसूस हुई और फिर वही फुसफुसाहट। पछतावे की आग से ही खुलता है ये रास्ता। फिर आवाज आई, तुम दोनों क्यों आए हो? विकास बोला, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। कौन है तू? एक साया धीरे धीरे सामने आया। उसका चेहरा बहुत धुंधला था, पर आंखें जल रही थी, जैसे किसी अधजले इंसान की आंखें। उसने कहा, तुम में से एक झूठा है, एक ऐसा जिसने किसी की जिंदगी छीनी पर कभी माना नहीं।
शंकर और विकास एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी साया शंकर की ओर इशारा करते हुए बोला, तू जानता है तूने क्या किया है? तू भूल नहीं सकता। सीमा का हाथ पकड़ने का वादा किया था, लेकिन डर कर भाग गया। उसकी जान तूने ली है। शंकर की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ, हाँ, मैं पछता रहा हूं। मैं हर रात डर के साथ जी रहा हूं। तभी साया की नजर विकास की ओर घूमी। वो बोला, और तू तू तो और भी बड़ा गुनहगार है। विकास हड़बड़ाया। मैंने क्या किया? साया बोला, तूने अपने दोस्त को उस रात घर बुलाकर भेजा ही नहीं। सीमा तेरे पास मदद मांगने आई थी और तूने उसका मजाक उड़ाया। तू जानता था वो आत्महत्या करने वाली है, फिर भी तू चुप रहा। शंकर दंग रह गया। विकास, तूने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? विकास बोला, मैं डर गया था यार। मैं सोचता था तू टूट जाएगा अगर तुझे पता चला कि सीमा मेरे पास आई थी। मैं क्या करता? साया बोला, तुम दोनों दोषी हो, लेकिन एक को जाना पड़ेगा। तभी लिफ्ट एकदम से ऊपर की तरफ चलने लगी, बहुत तेज। शंकर और विकास दोनों गिर पड़े। अंधेरे में चीखें गूंज रही थी। फिर एक आवाज आई, पछतावा करने से सजा कम नहीं होती। लिफ्ट रुकी, दरवाजा खुला। सिर्फ शंकर बाहर आया। विकास गायब था। शंकर रोते हुए बेसमेंट के बाहर भागा। ये उसका दूसरा सामना था उस लिफ्ट से, लेकिन इस बार सच्चाई का चेहरा और डर दोनों और गहरा था। अब वो जान चुका था, ये लिफ्ट सिर्फ पछतावे नहीं लेती, सजा भी देती है। और अगली सवारी कौन होगी, ये सिर्फ वक्त तय करेगा। शंकर की आंखों में अब नींद नहीं बची थी। रातें जागते हुए कट रही थी और दिन सवालों के बोझ में। विकास अब इस दुनिया में नहीं था, या शायद अब किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन चुका था। वो बेसमेंट, वो लिफ्ट नंबर 6 और वो फुसफुसाती आवाजें, अब ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक हफ्ते तक उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया। घर में चुपचाप बैठा रहा, लेकिन लिफ्ट की यादें उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे विकास की चीख सुनाई देती, शंकर, बचा ले मुझे। और फिर वो खाली लिफ्ट, खुला दरवाजा और गायब होता उसका दोस्त। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, साधारण सी, पर आंखों में एक रहस्यमयी चमक। उसने कहा, मुझे विकास ने भेजा है। शंकर चौंक गया। क्या? औरत बोली, मेरा नाम कविता है। विकास मेरा पुराना दोस्त था। वो मुझसे हर राज शेयर करता था। मरने से एक रात पहले उसने मुझे एक मेल भेजा था। उस मेल में तुम्हारा नाम था, लिफ्ट नंबर 6 का जिक्र था, और सबसे अजीब बात, एक फाइल अटैच थी जिसमें 4 और लोगों की डिटेल्स थी जो हाल ही में गायब हुए थे। शंकर तेजी से अंदर गया, लैपटॉप निकाला और बोला, मुझे वो मेल दिखाओ। कविता ने अपना मोबाइल निकाला और मेल खोला। उसमें विकास ने लिखा था, अगर मैं कल तक जिंदा न रहूं तो शंकर को ये सब दिखाना। लिफ्ट नंबर 6 एक दरवाजा है, पर असली सवाल ये है, वो दरवाजा किसके लिए खुलता है और क्यों? जो लोग गायब हुए, उनके बारे में बस इतना जान पाया कि सबके जीवन में कोई बहुत बड़ा पछतावा था। और एक बात और, किसी ने जानबूझकर इस लिफ्ट को चालू हालत में रखा है। शंकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी ने जानबूझकर? कविता बोली, हां, और मुझे लगता है ये कोई इंसान ही है, आत्मा नहीं। हो सकता है कोई इस लिफ्ट के जरिए लोगों को टारगेट कर रहा हो। जो लोग अपने गुनाहों को दिल में दबाए घूम रहे हैं, उन्हें ये लिफ्ट बुला रही है।
शंकर ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की सोची, लेकिन कविता ने रोका। पुलिस इसे पागलपन मानेगी। हमें खुद सच्चाई पता करनी होगी। अब शंकर को लग रहा था कि डर से भागने का वक्त खत्म हो चुका है। उसने तय कर लिया कि एक बार फिर लिफ्ट में जाएगा, लेकिन इस बार डरने नहीं, लड़ने। अगली रात ठीक 10:45 पर वो और कविता बेसमेंट पहुंचे। लिफ्ट बंद थी, बिल्कुल शांत। शंकर ने वही डायरी अपने साथ रखी, साथ में कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस भी। कविता ने लाइटर और एक छोटा सा डंडा निकाला, सिर्फ सुरक्षा के लिए। उसने कहा। 11 बजते ही लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले खुलता था। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक अजीब सी सुगंध, जैसे लोबान और खून की मिलीजुली गंध। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट फिर वही सवाल दोहराने लगी, तुम कौन हो? पछतावा है तुम्हें? कविता ने कहा, हमें जवाब चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए। तभी दीवारें कांपने लगी और सामने का शीशा धुंधला हो गया। धीरे धीरे उसमें एक चेहरा उभरने लगा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें खून से लाल थी। उसने कहा, तुमने बहुत देर कर दी, अब लौटने का रास्ता नहीं बचा, तुम्हारा समय भी आ गया है। शंकर ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? क्या तू इंसान है या आत्मा? बूढ़ा आदमी बोला, मैं वो हूं जो इस लिफ्ट के पीछे का राज जानता है। मुझे मरने पर मजबूर किया गया था, और अब मैं पछतावे की आग में नहीं, बदले की आग में जल रहा हूं। कविता ने डरते हुए पूछा, क्या तुमने इन सब लोगों को मारा? उसने कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस रास्ता दिया। जो अंदर आया उसका सच ही उसकी सजा बना। पछतावे ने उन्हें निगल लिया। फिर एक जोरदार झटका आया, लिफ्ट नीचे गिरने लगी। दोनों चिल्लाए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब लाइट लौटी तो वो किसी अजीब सी जगह पर थे। ना ऑफिस, ना बेसमेंट, ना ही कोई पहचानी हुई दुनिया। 4 दरवाजे थे सामने। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था, राजीव, अनीता, रमेश और विकास। शंकर और कविता ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ये चारों वही लोग थे जो गायब हुए थे? क्या हर दरवाजा किसी की कहानी छुपाए बैठा था? और अब उनका दरवाजा कौन सा होगा? अभी सबसे बड़ा राज बाकी था, लिफ्ट नंबर 6 के पीछे का सच और इसका असली मकसद। शंकर और कविता उस अजीब सी जगह में खड़े थे जहां 4 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था, राजीव, अनीता, रमेश और विकास। चारों वही लोग थे जो लापता हुए थे। लेकिन अब सवाल यह था कि ये दरवाजे कहाँ जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन दरवाजों के पीछे जिंदगी है या मौत? कविता ने धीरे से शंकर का हाथ पकड़ा और बोली, हमें अंदर जाना होगा। ये लोग क्यों गायब हुए? इसका जवाब इन्हीं दरवाजों के पीछे छुपा है। शंकर ने सहमति में सिर हिलाया और सबसे पहले विकास वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था, सफेद दीवारें, एक मेज और कुर्सी, और उस पर बैठा था विकास, जिंदा। शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। विकास। विकास ने सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरी थकावट थी, जैसे सालों से नींद नहीं ली हो। तू आ गया, शंकर। मुझे पता था तू आएगा, विकास बोला। तू ठीक है? ये सब क्या है? तू कहाँ गायब था? विकास ने लंबी सांस ली। ये लिफ्ट नंबर 6 दरअसल एक पनिशमेंट चेंबर है, एक सजा देने वाली जगह। ये उन लोगों को पकड़ती है जो अपने अंदर किसी गुनाह या पछतावे को छुपाए फिरते हैं।
लेकिन असली सच ये है कि ये सब कोई आत्मा नहीं कर रही। ये सब एक इंसानी दिमाग की बनाई दुनिया है। शंकर चौंक गया। मतलब? विकास बोला, सालों पहले इस बिल्डिंग के इंजीनियर ने अपनी बीवी को इसी लिफ्ट में मार दिया था। वो बीवी उस पर चीट कर रही थी। उस हादसे के बाद इंजीनियर पागल हो गया। उसने इस लिफ्ट को एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बना दिया। जो लोग गिल्ट या पछतावे से भरे होते हैं, वो इस लिफ्ट के सिग्नल को सबकॉन्शियसली पकड़ते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं तो लिफ्ट उनका दिमाग पढ़ती है और उन्हें उसी दुनिया में भेज देती है जहां वो अपने गुनाहों या गलतियों का सामना करते हैं। तो तू क्यों आया यहां? क्योंकि मैंने एक बार अपने दोस्त को धोखा दिया था। तुझे। मैंने तुझसे एक बड़ा सच छुपाया था, शंकर। जब तू बैंक से निकाला गया था और तूने मुझसे मदद मांगी थी, तब मैंने जानबूझकर तुझे अनदेखा किया। मेरी सिफारिश से किसी और को नौकरी मिल गई थी। मैं डर गया था कि तू मुझसे नाराज हो जाएगा, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन उस दिन जब मैं इस लिफ्ट में गया, मैंने वो पछतावा महसूस किया और मैं यहां फंस गया। शंकर के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन फिर भी उसने दोस्त की आंखों में देखा और कहा, भूल हो गई थी, लेकिन दोस्ती उससे बड़ी है। चल, अब चले यहां से। तभी कमरे में एक गूंजती हुई आवाज आई, माफ कर देने से दरवाजे खुलते हैं। कमरे की दीवारें हिलने लगी और दरवाजा फिर से खुला। अब वो दोनों अगले कमरे की ओर बढ़े। अनीता। दरवाजा खुला। अंदर अनीता बैठी थी, एक फाइल पकड़े। वो फाइल में एक केस पढ़ रही थी, एक ऐसे आदमी का केस जिसे उसने कोर्ट में झूठे सबूतों के आधार पर सजा दिलवा दी थी। शंकर समझ गया कि हर व्यक्ति अपने गुनाह के कमरे में है, जहां उसे अपने ही अपराध का सामना करना पड़ रहा है। एक एक करके उन्होंने चारों दरवाजे खोले और देखा कि हर कोई अपने पछतावे से जूझ रहा था। और तब शंकर और कविता के सामने एक 5वां दरवाजा खुला। उस पर कुछ नहीं लिखा था। कविता ने पूछा, ये दरवाजा हमारा है? शंकर ने चुपचाप सिर हिलाया और दोनों अंदर गए। अंदर एक खाली कमरा था, लेकिन दीवार पर लिखा था, माफी पछतावे की मौत होती है। तभी लिफ्ट की घंटी बजी। एक दरवाजा खुला और वहां खड़ी थी वही लिफ्ट नंबर 6, लेकिन अब वो वैसी नहीं लग रही थी। उसमें उजाला था, सुकून था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और लिफ्ट में कदम रखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सब कुछ गायब हो गया। डर, साजिश, रहस्य। जब दरवाजा फिर से खुला तो दोनों वापस बेसमेंट में थे, उसी ऑफिस टावर में। घड़ी में समय देखा, 12:58 हो रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब बेसमेंट के कोने में लिफ्ट नंबर 6 के ऊपर लिखा था, आउट ऑफ सर्विस फॉरएवर। शंकर ने कविता की ओर देखा और बोला, अब ये लिफ्ट कभी नहीं खुलेगी। कविता मुस्कुराई, क्योंकि शायद अब इसकी जरूरत नहीं रही। उस रात के बाद लिफ्ट नंबर 6 हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन कहते हैं, कभी कभी देर रात जब बेसमेंट में कोई अकेला खड़ा होता है तो उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या तुम्हें पछतावा है? और अगर जवाब हाँ हो तो कुछ दरवाजे आज भी खुल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।